बीमारियां हैं जिसमें डेंगू है। तो इन सब कमियों को पूरा करने के लिए हमको जो है वो ब्लड डोनेशन की आवश्यकता है। बिना ब्लड डोनेशन के ये कार्य नहीं हो सकता। और कौन कौन कर सकता है, सबसे बड़ी चीज आती है कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहला वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी विचारधारा हो जाए, जिसकी सोच हो जाए कि मुझे रक्तदान करना है। कितना भी व्यक्ति सही हो, शरीर से स्वस्थ हो, लेकिन अगर उसकी सोच नहीं है, उसकी भावना नहीं है देने की, तो नहीं कर सकता। हम लोगों के बाद कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनके घर में स्वयं उनकी माँ को जरूरत है, उनके पिताजी को जरूरत है, उनके बच्चों को जरूरत है, वो लोग स्वयं रक्तदान नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि साहब कहीं से जुगाड़ करा दीजिए, कहीं से मिल जाए। जो व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को नहीं दे सकता, वो कभी समाज को दे सकता है? दे सकता है? नहीं दे सकता। जो अपने परिवार को नहीं दे सकता, वो कभी नहीं दे सकता। इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम चलाते हैं कि लोग इसको जाने। तो सबसे पहली चीज, जिसकी मानसिकता स्वस्थ होगी और जिस दिन आप सोच रहे हैं कि मुझे रक्तदान करना है, उस दिन आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहली चीज जिसका मन। दूसरी चीज, जिनकी आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में, जो लोग 18 से 65 के बीच में हैं, वो लोग रक्तदान कर सकते हैं। और तीसरा, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष हो, सॉरी, जिनका वेट कम से कम 45 किलोग्राम से अधिक हो, वो लोग रक्तदान कर सकते हैं। जिनके शरीर में 12.5 ग्राम जो ब्लड का परसेंटेज है, आपका HB लेवल जो है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है, वो 12.5 ग्राम हो, तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जिनको किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी ना हो, कोई भी हार्मोनल डिजीज या और भी तमाम कैंसर की समस्या आ रही है, और कैंसर के भी तमाम रूप हो गए, माउथ कैंसर, लीवर कैंसर, तमाम कैंसर है। तो कैंसर की भी समस्या लगभग 70% कम हो जाती है जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। शरीर में किसी भी तरह की गांठ नहीं बनती, जिसको ल्यूकेमिया बोला जाता है मेडिकल की भाषा में, वो ल्यूकेमिया बनता ही नहीं। आपके शरीर में किसी भी तरह की रसौली, किसी भी तरह की गांठ नहीं बनती। और विशेषकर महिलाओं में जो ओवरी का कैंसर और स्तन का कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसमें यह है कि आपके शरीर में ये गांठ का निर्माण ही नहीं होगा अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करें। उसके साथ साथ हार्मोनल डिजीज है, जो तमाम हार्मोनल समस्याएं, थायराइड है और भी तमाम समस्या है जो हार्मोन से रिलेटेड है। स्किन की डिजीज, जितने भी स्किन की समस्या है, चर्म रोग जिसको हम बोलते हैं मेडिकल की भाषा में, वो सेकेंड सेमेस्टर में कोई गया ही नहीं। इसी तरह से जो है आपका एक निःशुल्क हेल्थ चेकअप किनारे वाला है। जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का आपका एक निःशुल्क चेकअप हो गया। देखिए, लेफ्ट साइड राइट साइड जो टोपी लगाए जो कैप पहने महिक सर, कभी भी कोई व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए डॉक्टर के पास नहीं जाता। जब बीमार होगा तभी डॉक्टर के पास जाएगा। स्वस्थ कोई भी व्यक्ति कभी किसी डॉक्टर से नहीं, उसका दिमाग टीचरवा सब खराब कर दिया। और एक चीज ध्यान रखिए, ज्यादा खराब करेगा ना हम लोग का दिमाग ना, गंभीर बीमारी जितनी बड़ी ज्यादा मुश्किल में खुदे पड़ जाए, एक दिन में किसी को नहीं होती। उनका एक टाइम पीरियड है, लगता है ना साल भर, 6 महीने। और तमाम ऐसी बीमारियां हैं तो किसी बतियाता है, समझ नहीं आता किसी बतियाता है, तब सिम्टम्स देती है, तब उनके कुछ लक्षण समझ में आते हैं, तब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलते सर बहुत देर हो गया, आपको तो 3% की बीमारी हो गई, थर्ड स्टेज में, आप सेकेंड स्टेज में। लेकिन अगर आप यहाँ रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपका हमेशा एक बॉडी का निःशुल्क चेकअप हो रहा है। और अगर कोई गंभीर बीमारी होने वाली है तो उससे पहले आपको पता चल जाता है कि फला बीमारी हमारे शरीर में आ गई है। और समय रहते, कोई भी गंभीर बीमारी अगर समय रहते पता चल जाए तो उसका आप इलाज करा सकते हैं, वो स्वस्थ हो सकते हैं। और इन सब के अलावा मैं जो सबसे बड़ी चीज बता दूं, ये कहावत है, रक्तदान यज्ञ है मानवता के नाम। जो पैसे का दान है वो कोई धनाढ्य व्यक्ति कर सकता है, वस्त्र का दान है आपके पास पैसा होना चाहिए, लेकिन रक्तदान एक ऐसी चीज है
जिसको महादान की संज्ञा में रखा गया। और क्यों रखा गया है कि आपका 1 यूनिट ब्लड का मतलब 350 ml, और वो इतना है, आपके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड है, और 350 ml का मतलब कि एक समुद्र में से कुछ बूंदे निकाल लेना, बस इतना ही। और कोई थकावट, कोई कमजोरी, कुछ भी नहीं होता। और वो आपका 350 ml ब्लड 4 अनमोल जिंदगियों को, 1-2 को नहीं, आप 1 यूनिट ब्लड देकर के 4 लोगों की जान बचाते हैं। इसीलिए इसको महादान की संज्ञा में रखा गया, इसको महादान कहा गया। 1 यूनिट ब्लड आप देकर के 4 लोगों की जिंदगी बचाते हैं। और उस भी 350 ml में लगभग 30 ml जो है वो लिक्विड भराता है, 320 ml के आसपास आपका ब्लड निकलता है। तो ये रक्तदान के फायदे हैं, इससे आप जुड़े। और 26 दिसंबर को बौद्ध विहार मंदिर के प्रांगण में हमारा ये कार्यक्रम है। रक्तदान करें न करें वो अलग का विषय है, लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़े, क्योंकि थ्योरिकल नॉलेज जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो थ्योरी तो मैं आपको बता दिया है कि भाई कुछ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं, केवल लोगों के बीच एक गलत संदेश है, एक भ्रांति है, एक भय है कि ब्लड डोनेशन करने से तमाम परेशानियां होती हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जब उस कैटेगरी में आएंगे ब्लड डोनेशन के, तभी आपका ब्लड लिया जाएगा, अन्यथा वहाँ पे उस दिन हमारे में जो लोग, आप लोगों को जिसको ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है, वहाँ निःशुल्क ब्लड ग्रुप की जांच है और तमाम बीपी शुगर की जांचें हैं, निःशुल्क है। आप इस कार्यक्रम से जुड़े तो मैं आप सभी का और सभी जो हमारे अध्यापक हैं, मैं सभी से चाहूंगा कि 26 दिसंबर के कार्यक्रम से आप जुड़े। करना न करना वो अलग का विषय, आप देखें कि प्रैक्टिकली जो लोग कर रहे हैं उनको क्या, कैसा, उनको कोई परेशानी हो रही है, नहीं हो रही। तो इसी के साथ आपका कार्यक्रम चल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप सभी को कि आपने बड़े मन से मेरे बात को सुना, और सभी आचार्यों को, विशेषकर प्रधानाचार्य को, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें अनुमति प्रदान की। धन्यवाद। धन्यवाद सर, ये ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी। 26 दिसंबर को बौद्ध विहार मंदिर के प्रांगण में ये डोनेशन होने वाला है, तो इसमें आप अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं, वहाँ पर जाकर कुछ सीख भी सकते हैं और ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं तब। राष्ट्रीय सेवा योजना एक परिचय 2022-23 के बारे में मैं यहाँ पर कुछ आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना NSS एक भारतीय शासन का पब्लिक सेवा प्रोग्राम है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। इसकी स्थापना 1969 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। आज़ादी के पहले भी ये इस तरह का सेवा भाव योजना भारत में थोड़ा थोड़ा परिचित होने लगा था, और आज़ादी के बाद यूजीसी के तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नेशनल सर्विस को एकेडमिक में लाने का प्रयास किया था पहली बार, और 1950 में CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे वर्तमान में CBSE बोर्ड कहा जाता है, इन्होंने भी यही प्रयास किया था। 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तमाम मुख्यमंत्रियों एवं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर इस नेशनल सर्विस स्कीम की शुरुआत की, और भारत के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इसको लागू किया। इसमें एक यूथ कार्यक्रम है, आप पढ़ाई के दौरान अपने जो सेवा है, सेवा भाव है, जनता की सेवा है, इसको भी आप कार्य कर सकते हैं। और इसमें कोई बहुत बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही करना है। अगर आप इस सेवा समिति में शामिल होते हैं तो आप अपने एजुकेशन का पार्ट जो है एक आप जनता की सेवा में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी एजुकेटेड होना है, जॉब पाना है, लास्ट में हमें जनता की ही सेवा करना है, लोक सेवा करना है, अपने देश की सेवा करना है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम अपने देश की सेवा, अपने आसपास रहने वाले लोगों की भी सेवा कर सकते हैं।
इसमें आपको तरह तरह के कार्यक्रम जैसे मतदाता जागरूकता हुआ, अभी सर ने बताया ब्लड डोनेशन कैंप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वच्छता अभियान, हेल्थ के जितने मिशन हैं, संचारी रोग के रोकथाम इत्यादि विषयों पर कार्य किया जाता है। प्रचार प्रसार का कार्य बहुत इसमें तेजी से किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें 4 एक दिवसीय कार्यक्रम होते हैं और 7 दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम का आयोजन होता है। 4 एक दिवसीय कार्यक्रम सुबह से शाम तक होते हैं, दिन भर का कार्यक्रम रहेगा, और 7 दिवसीय जो विशेष कैंप है वो 24 घंटा रात और दिन कार्यक्रम किया जाता है। 7 दिन के लिए आपका एक विशेष कैंप लगता है जिसमें आपको वहीं रहना भी रहेगा, और किसी गांव को हम लोग आसपास के गांव को अधिग्रहित करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ पर जितने प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम लोग समझते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं एक विद्यार्थी स्तर पर। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का ये परिचय बीच बीच में हम आपको देते रहेंगे। विचारों की इस कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे बीएससी प्रथम सेमेस्टर की छात्रा शिवानी भास्कर को, जो अपना स्पीच आपका यहाँ आके आप अपने स्पीच से जितने बच्चे हैं उनको अपने रिव्यू कराएं। शिवानी भास्कर। चलना है, चलो बात हो गया जान के फॉर्म मिलेगा बाद में। मौका दीजिए अपने खून को किसी और की रगों में बहने का, मौका दीजिए अपने खून को किसी और की रगों में बहने का। ये तो एक लाजवाब तरीका है हजारों जिस्मों में अकेले जिंदा रहने का। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, और आप यहाँ सब उपस्थित हैं, हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परम आदरणीय कुलपति महोदय एवं यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे साथियों एवं यहाँ उपस्थित आदरणीय सारे प्रवक्तागण, मैं शिवानी भास्कर आज अब रक्तदान पर अपने कुछ विचार आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। इस पुलकित प्रांगण को सुघोषित कर रहे समस्त छात्राओं में से मैं भी एक हूँ। ऐसा नहीं कि आज मुझे अपना यहाँ बोलने और अपना विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला है तो मैं आप सबसे अलग हूँ। यहाँ समस्त सुशोभित कर रहे छात्र छात्राओं में से मैं भी हूँ और आज रक्तदान विषय पे अपने कुछ विचार आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। रक्तदान, आज रक्तदान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा दान है। रक्तदान करना हमारे साथ साथ पूरे समाज से एक अच्छी नागरिकता है। ऐसा नहीं कि रक्तदान से ही हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हम अगर हमारी उम्र उतनी नहीं कि हमें रक्तदान कर सके तो और भी बहुत तरीके हैं जिससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आज लोग काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप सबको पता होगा, हालांकि पता है, आज देश के हर कोने में दुर्घटनाएं, तरह तरह की बीमारी और अन्य समस्याएं हो रही है जो रक्त की आवश्यकताओं को बढ़ा रही है। आजकल अगर कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी दुर्घटना जिसमें आपको ब्लड की आवश्यकता है तो आप उसकी मदद करें। अगर आप उसकी मदद कर नहीं पा रहे, आपकी उम्र इतनी नहीं है, हालांकि रक्तदान के लिए उम्र नियमित है कि आप 18 साल के बाद ही रक्तदान कर सकते हैं, तो आप दूसरे को प्रोत्साहित करें। रक्तदान के अलावा आप उसकी वो हर मदद करें जो आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। क्या हमारा कोई फर्ज नहीं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं? हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी तो इस देश को अच्छा बना सकते हैं, इस देश के सच्चे नागरिक बन सकते हैं। और आप खुद सोचो, अपना खून कहीं और व्यर्थ करने के बजाय उस कीमती जीवन को बचा सकते हैं जिसके साथ कई सपने, उसके परिवार की खुशी सब कुछ जुड़ी। आप खुद सोचो, अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, उसको मदद चाहिए, चाहे वो किसी चीज की, पैसे की हो, ब्लड की हो वगैरह, कुछ किसी चीज की, आप वो मदद करो, उसको रक्तदान दो। वो भी तो किसी का पिता, भाई और भी तो उसके रिश्ते होंगे। आप सोचो, आपके खून का कुछ कतरा
उस इंसान के बच्चों के सपनों को पूरा कर सकता है, तो ये आपके साथ साथ पूरे समाज के लिए सबसे नेक कार्य होगा। और मेरे हिसाब से जिंदगी से बड़ी कोई दौलत नहीं, खुशी से बड़ी कोई चीज नहीं, और किसी की खुशी से बड़ी कोई चीज नहीं, किसी की दुआ से बढ़कर कोई तोहफा नहीं। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना बताना चाहूंगी कि अब तो एक ऐसा दिन भी है जिस दिन आप अपना रक्तदान कर सकते हैं। वो हर वर्ष मतलब प्रति वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। तो मैं अपनी विचार की विरामती में एक शेर आप सबको सुनाना चाहूंगी। बॉर्डर पे खड़े उन जवानों के बारे में सोचो, बॉर्डर पे खड़े उन जवानों के बारे में सोचो जो निसंकोच अपना खून पानी की तरह बहा रहे हैं, जो निसंकोच अपना खून पानी की तरह बहा रहे हैं। और हमारे यहाँ के कुछ ऐसे इंसान जो अपना खून किसी एक व्यक्ति को देकर उसका कीमती जीवन बचाने में भी संकोचा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने धैर्य से हमें सुना। और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्राचार्य महोदय और यहाँ उपस्थित समस्त प्रवक्ता का। धन्यवाद। छात्र एवं छात्राओं, मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा शिल्पी दत्ता हूँ। अतः आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एवं राष्ट्रीय उत्थान के लिए। आज मैं यहाँ इस प्रांगण में राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि को बनाए रखने के लिए चंद बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा भारत देश पूर्व से ही समृद्ध, शक्तिशाली, परंपराओं, विभिन्न संस्कृति से परिपूर्ण है। भारत देश विविधता में एकता के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, क्योंकि यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति और परंपराओं के लोग रहते हैं। यह सबसे बड़े लोकतंत्र वोट बीच के आते हैं। हाँ, ये वही लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर दंगे करवाते हैं। फिर से कहूंगी, हाँ, ये वही लोग हैं जो हमारे देश में आतंकियों को घुसने के लिए रास्ते दिखाते हैं। हाँ, ये वही लोग हैं जो देश में हमारे आतंकियों को घुसने के लिए रास्ते दिखाते हैं। हाँ, ये वही लोग हैं जो एक अकेली लड़की को देखकर मौका बताते हैं, जिम्मेदारी नहीं। इन चंद लोगों को खत्म करने के लिए हम सबको एक होना होगा। देशभक्ति की प्रबल ज्वाला में हम सबको साथ देना होगा। मदद मांगे अगर कोई तो हम सबको उसका साथ देना होगा। मदद मांगे अगर कोई तो हम सबको उसका साथ देना होगा। अब मैं बात करना चाहूँगी हमारे देश के एक महत्वपूर्ण वर्ग के, एक महत्वपूर्ण इंसान की। हाँ, वही इंसान जिसे हम कहते हैं किसान। हाँ, वही इंसान जिसे हम कहते हैं किसान कितने अजीम रंग समेटे हैं ये बेमौसम बागी सपनों में, कि अमीर पकौड़े खाने की सोचते हैं और गरीब किसान सेब। हाँ, वही किसान जो कड़कती धूप में जलता है और रात में कपकपाती ठंड में कपकपाता है, एक छोटे से बीज से फसल उगाता है। अब आप ही बताइए, इसे बदलने के लिए हम सबको जो विचार है वो बहुत स्पष्ट भाषा में और बहुत अच्छे से दे रहे हैं। तो श्री कुमारी पांडे जी ने बहुत अच्छा दिया। इसके बाद साक्षी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी अपने विचार प्रकट करें यहाँ पर। जापान में एक बहुत अच्छी घटना घटी। जैसे हमारा कॉलेज है, जैसे वहाँ भी एक कॉलेज था और उस कॉलेज के सामने एक भीड़ जुटी हुई। वो भीड़ जो है एक बच्चे को बहुत पीट रही थी। उस कॉलेज से एक प्रोफेसर निकले और फिर उन्होंने भीड़ को रुका और कहा, भाई क्यों पीट? एक बच्चे को फिर भी वो पुलिस वाले फिर आए फिर पीटने लगे। पुलिस वालों को उन्होंने रोका, भाई क्यों पीट रहे हो आप, क्या रीजन? तो वहाँ एक डॉक्टर आया, उसने कहा कि यार इसने ब्लड बैंक से कुछ खून चोरी किया है। यार इतनी सी बात और आप इतना पीट रहे हो, आप मानो क्या मानो? फिर उस प्रोफेसर ने उसका पैसा दिया और उस बच्चे से कहा कि क्या प्रॉब्लम है। उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें खून की जरूरत है।
प्रोफेसर ने उसकी माँ का जितना इलाज का खर्चा था वो सब दिया। फिर उनके कई प्रोफेसर आए तो उन्होंने कहा कि अरे सर आपने क्यों पैसा दिया, तो उसने बहुत अच्छी बात की कि हमारे देश को गुरु की जरूरत है, गुरु घंटालों की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 20 साल बीत गया तो प्रोफेसर एक दिन बीमार पड़े और उनकी बेटी दर बदर भटकने लगी और लाखों का खर्चा बैठ गया। प्रोफेसर साहब बेड पे लेटे हुए थे हॉस्पिटल में। उनकी बेटी ने कहा कि शायद मेरे पापा बच नहीं पाएंगे, तो एक चिट्ठी आई उस समय। उस प्रोफेसर साहब का ऑपरेशन हो गया था, वो स्वस्थ हो गए और उनकी बेटी को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। एक चिट्ठी उस डॉक्टर ने लिखी, ये 20 साल पहले इन्होंने ये बिल भर दिया। जिस बच्चे को वो लोग पीट रहे थे ना, वो बच्चा आगे चल के डॉक्टर बना। और जो प्रोफेसर ने कहा था कि हमें गुरुओं की जरूरत है, गुरु घंटालों की कोई जरूरत नहीं इस देश को, वो सही कहा था उन्होंने और उस बच्चे ने वो साबित करके दिखाया। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबका मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा। आपने इतने ध्यान से धन्यवाद। दूसरे को जो जीवन मिलेगा वो मैडम ने कुछ गलत नहीं कहा। मैडम का ये कहना कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें सारी चीजें करते हैं, लेकिन जब वहाँ पे देने की बात आती है तो ये बार सबका जो है वो हो जाता है, क्योंकि उसका कारण ये नहीं है, पता नहीं चला हमारे समाज में देने के प्रति जो भ्रांतियाँ जो समानता उसको लेकर के। हाँ, थोड़ा तो जिनको किसी प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है उनको ब्लड देने से बचना चाहिए, ठीक है। उनको ब्लड देने से क्या करें, चाहे इसमें मोबाइल का भी नशा जी सर, लोगों के अंदर सबसे बड़ा एडिक्शन मोबाइल का है। मोबाइल का एडिक्शन अच्छा है, लेकिन वो एडिक्शन तब अच्छा है जब आप उसका यूज अच्छे कार्यों के लिए, अपनी पढ़ाई में करो या और ना कि क्या करना है तुम्हें ये गाना वहाँ से डाउनलोड कर लो, वो कर लो। आप लोग इस पे नाम लिखे थे? नहीं, हम लोग नहीं लिखा है। और NSS में अच्छा नहीं NSS भैया चला जो है आपको पता चल गया चोर को कि आप नहीं है, घर खाली है। इधर दो लो। लड़के कुछ नहीं किए। अरे न्यू वाले नहीं तो हम लोग भी तो करती है उसमें। भैया भैया पानी लेती हैं। चाहूँगा संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राधाकांत पांडे सर को, जो हमारे इच्छाएं और बच्चों को अपने विचारों से अवगत कराएं। बहुत अरे कम देखिए नहीं तो राष्ट्रीय सेवा योजना के सारी शिक्षा को मुक्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से हमारे समक्ष बैठे हुए छात्र छात्रा सारी बातें आप लोगों ने जान चुके हैं। स्कूल के बच्चाओं में बता हम किसी घर में रहते हैं, वो घर कहा जाता है और घरों के समूह को हम राष्ट्र कर देते हैं। उसमें तक इसे अपने घर को सुंदर बनाने के लिए अनेक प्रकार के संसाधनों से उसे सौंदर्य प्रदान पिंड में जो है चरित्र का संभावना, इसलिए भारतीय संस्कृति आप तक आ रही है, आपके साथ चल रही है। थोड़ा सा विकास में संभावनाएं सरल हो गई हैं, आपके हाथों में वो संसाधन आ चुके हैं जिनका उपयोग कम भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी किया जा सकता है। और यांत्रिक व्यवस्था सिर्फ कर्म को स्वीकार करती है, धर्म को स्वीकार करती है। इसलिए काम चला रहे, खोज में लो, यंत्र है, थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग
बाद में देंगे, क्योंकि वो अपने नियम में बद्ध है, तुम्हारे नियम में बद्ध नहीं है, इसलिए उसे ड्राइव किया जाता है। जीवन को ड्राइव करना सीखो बच्चों। जीवन में सर्वाधिक योग्यता अंकुशों के पालन से, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन में ठोकर खाना बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो ठोकर में जितनी शिक्षा दी है उतनी जो है सरलताओं में शिक्षा नहीं दी है। सरलता को उपलब्धता को कहते हैं और ठोकर जो है उपलब्धि को कहा जाता है। इसलिए आपका जीवन अच्छी उपलब्धि को प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय सेवा योजना का परिचय ये थोड़ा सा आपकी संख्या कम होना हतोत्साहित करने वाला है, लेकिन अभी समय है और इसको आगे कवर किया जाएगा। बच्चों, पहले तो आप जाने कि राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, कैसे उसकी शुरुआत हुई, उसका उद्देश्य क्या था। डॉक्टर नहीम जी ने उसको बताया शॉर्ट में। और बच्चों, देखा जाए तो आप स्कूलिंग कंप्लीट करके जब ग्रेजुएशन के लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आते हैं, चाहे कॉलेज चाहे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तहत आपको कई अवसर, कई विकल्प मिलते हैं, जिसमें से एक है राष्ट्रीय सेवा योजना। उसी के पैरेलल आपको एनसीसी और रोवर रेंजर्स भी मिलता है। और उसके अतिरिक्त जो युवा बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में, खेलकूद में पारंगत हैं, अपने रुचि के खेलकूद में भी वो पार्टिसिपेट करके अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। हम लोग आज यहाँ स्पेशली राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए बैठे हुए हैं कि पहले हमारे बच्चे जाने कि राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है। बच्चों, हमारे महाविद्यालय में तो 3 इकाइयाँ हैं राष्ट्रीय सेवा योजना की और 3 कार्यक्रम अधिकारी हैं। डॉक्टर ललित कुमार हैं जो साइंस फैकल्टी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बॉटनी के, आप सभी जानते हैं। डॉक्टर विभा बैठी हुई हैं, डॉक्टर विभा पांडे हैं वाणिज्य